हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा कुछ लेबर प्रोडक्टिविटी से संबंधित या फिर प्रोडक्टिविटी इन जनरल कह लीजिए। उसमें हम मेजरली लेबर प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें। अगर देखिए आपने नोटिस किया होगा ना, तो यूपीएससी 2022 के मेंस के अंदर, मतलब जीएस 3 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमें इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था इसी से संबंधित। तो थोड़ा उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दूसरा हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा स्लम्स के रिगार्डिंग। देखो, आप जानते हो अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, पर अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमें क्या बढ़ता हुआ देखने को मिला है, स्लम्स डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिली है। तो इसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज होते हैं, कैसे इसको समझा जाए, ये सारी चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा ग्रोथ इन रेमिटेंसेस। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें बताया गया है कि इंडिया के रेमिटेंसेस किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, फ्यूचर में कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी आज हम समझेंगे। पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखो, आज की कोट ऑफ द डे है बाय चाणक्य, ठीक है ना। आप सभी जानते हो, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, राइट। इन्होंने, आप सभी जानते हो, जो इनकी बुक थी बेसिकली अर्थशास्त्र, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, सोशो पॉलिटिकल लाइफ कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और यहीं पर ना इन्होंने बात करी है किसके रिगार्डिंग, करप्शन के रिगार्डिंग। देखो, करप्शन को ना इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये सिस्टम को खोखला कर देता है, और यही आज की कोट ऑफ द डे है कि करप्शन इट कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। 3 चीज़ों की बात करी है कि करप्शन से होता क्या है। पहला है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। देखो, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है उसका मिसयूज हुआ। बेसिकली देखो, इन दी एंड नुकसान किसका हुआ, मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर का। जो भी अलग अलग तरह के पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। देखो, आपने ना सभी ने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे। आप चाहे उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम ले लीजिए, आप कोल स्कैम जो हुआ था वो ले लीजिए, 2G स्कैम ले लीजिए, या और भी जो कोई स्कैम आपको सुनने को मिला हो, उन सभी को आप नोटिस कर सकते हो। क्या ये सारे करप्शन की वजह से नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और इससे क्या हुआ, मिसयूज हुआ गवर्नमेंट के पैसे का, बेसिकली टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज हुआ। इसके साथ ही आप नोटिस करते हो बहुत सारे इश्यूज, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे आप बात कर लीजिए विजय माल्या की, ठीक है ना, या फिर जो भी अलग अलग मेहुल चौकसी हो गया, ठीक है ना, नीरव मोदी हो गया, इन सभी के आप एग्जाम्पल सभी जानते हो। ये क्या है, इन दी एंड पैसा टैक्स पेयर को ही तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो बैंक्स थे, तो बैंक्स में पैसा किसका था, हमारा ही तो था, हमारी गवर्नमेंट का ही तो था, राइट। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके साथ ही आप नोटिस करो, एक तरह की कोलिजन देखने को मिलती है, कि मतलब बेसिकली आप देख लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया उनके साथ, और ये जो स्कैम करते हैं लोग, इनके बीच में, ठीक है ना। तो एक क्रोनी कैपिटलिज्म का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली रहती है, राइट। तो इस तरह से होता क्या है, गवर्नमेंट ट्रेजरी का मिसयूज होता है। उसकी तरह ही दूसरी बात क्या बोली है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। अब यहां पर क्या है, देखो, आप एक चीज रियलाइज करो, मान लो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बंदा है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बंदा है, ये काफी डिसऑनेस्ट है, ठीक है सर। अब करप्शन से पता क्या हुआ, ये बंदा बहुत अमीर हो गया और ये ऑनेस्ट वाले बंदे को कुछ भी नहीं मिला लाइफ के अंदर। तो ये भी ना इसको देखेगा कि यार इसने तो लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देती हैं। आई बात समझ में। फिर इससे क्या होता है, इससे रेड टेपिज्म जैसा की सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। एक तरह की कह लीजिए हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, इनके रिगार्डिंग हमें इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। जो बाकी के ऑफिसर्स होते हैं ना, उन सभी का मोराल नीचे गिरता है जब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, करप्शन जैसी सिचुएशन, राइट। तो ये सारे इश्यूज हो गए। उसी तरह से तीसरा मुद्दा क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी एक रुकावट का काम करता है करप्शन। अब ये सर किस तरह से, आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा था जो करप्शन से सिस्टम से बाहर लेकर जाया गया, अगर ये सिस्टम के अंदर होता, अगर इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता, तो गवर्नमेंट क्या करती, इससे हो सकता है रोड्स बनाती, ठीक है ना। इससे अलग अलग हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनके लिए डिफरेंट हम पॉलिसीज लेकर आ सकते थे, बिल्कुल उनकी डेवलपमेंट के लिए। वहां पर पॉवर्टी को कैसे खत्म करना है, ये सारे इश्यूज को हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते थे। तो अगर इंडिया की नेशनल डेवलपमेंट को रोकना है ना, बेसिकली उसको और रफ्तार देनी है, तो हमें करप्शन को डेफिनेटली रोकना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें आप यहां पर देख सकते हो, और ई गवर्नेंस इसमें एक प्रॉपर माध्यम हो सकता है।
तो आप आई थिंक आज रियलाइज कर पाओगे कि देखो जो ना कुछ हिस्ट्री बुक्स हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी लिखी गई हैं कि जिन्होंने ना आज तक हम उनको कोट करते हैं। आप इनफैक्ट ना जैसे आप देख सकते हो इंडिया साइंस टेक में कितना अच्छा रहा है, चाहे आप उसमें बात कर लीजिए, ठीक है, धन्वंतरी की बात कर लीजिए, राइट, उसी तरह से सुश्रुत हो गया, ठीक है, चरक हो गया, इन्होंने चरक संहिता लिखी है, सुश्रुत संहिता। तो इंडिया में सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, आर्यभट्ट हो गए, मैथ्स हो गया, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती रही हैं। तो इंडिया की जो एंशिएंट बुक्स है उनका आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा हमें रेलेवेंस देखने को मिल जाता है। एंड करप्शन के एस्पेक्ट में जो चाणक्य ने बात करी है ये आज के टाइम पर भी बिल्कुल रेलेवेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस इन इंडिया, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के साथ लिंक कर सकते हो। अब एक चीज पहले वर्ड समझो, यहां पे क्या है, प्रोडक्टिविटी। अब सर इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मीनिंग सिंपल है कि आपका आउटपुट कितना था और आपका इनपुट कितना था। अगर मान लीजिए आपका इनपुट था कम और आपका आउटपुट है ज्यादा, तो आपको क्या मैं बोलूंगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी है। एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो ना कि 5 लोग काम कर रहे हैं और ये 5 लोग मिलके एक लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड किसी और जगह, मतलब 5 लोग मान लो 3 दिन काम करते हैं, ऐसा समझ लो। ऑन द अदर हैंड किसी और जगह पे दूसरी कंपनी के अंदर 3 दिनों के अंदर ही सिर्फ 3 लोग मिलकर एक लैपटॉप को बना लेते हैं। तो हमें क्या यहां पे देखने को मिला कि देखो आउटपुट दोनों का सेम है, पर यहां पर कम लोग रिक्वायर्ड हैं, यहां पर ज्यादा लोग रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहां पर इनपुट कम लगे ना, इस वाले केस में जहां पर सिर्फ 3 लोगों ने काम किया, यहां पर इनपुट कम लगे और आउटपुट ज्यादा आया, मतलब या फिर आउटपुट उतना ही आया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें देखने को मिला कि प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है उस केस में। बेसिकली सिंपल मीनिंग है कितने इनपुट से आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसी का मीनिंग होता है कि आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। बेसिकली जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि 3 लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है, आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्शन इनपुट्स को, चाहे वो पैसा हो चाहे वो लेबर हो, उनको कैसे यूज करना है अच्छे तरीके से ताकि एक अच्छा आउटपुट आए। इसी को बोलते हैं क्या, प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी के भी ना डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं। जैसे एक तो था लेबर प्रोडक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया अभी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर यूज्ड हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से कितना आउटपुट आया, या फिर कितने घंटे उन्होंने काम किया उस हिसाब से कितना आउटपुट आया। ये हो गया लेबर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, ये लेबर प्रोडक्टिविटी और जीडीपी पर कैपिटा, इनका काफी ज्यादा साथ में लिंकेज है। कैसे, देखो आप खुद सोचो, प्रोडक्टिविटी का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम कम इनपुट यूज करते हुए अच्छा खासा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। और आउटपुट क्या होता है, अरे भैया यही तो जीडीपी होती है, आउटपुट। तो अगर आउटपुट अच्छा होगा तो जीडीपी अच्छी होगी, और जीडीपी पर कैपिटा, पर पर्सन जीडीपी भी तो ज्यादा ही होगी। और अगर आप सोचो, अगर जीडीपी ज्यादा है हमारी पर पर्सन, तो क्या इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है? बिल्कुल, ठीक है ना। आप खुद रियलाइज करो, अगर आप अच्छा कमाओगे, सारी चीजें आपकी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ओवरऑल आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे अच्छा होता रहेगा। उसी तरह से देखो एक होता है क्या, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टीएफपी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहां पर बस फर्क क्या है, बहुत सारे इनपुट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेबर ले लिया, कैपिटल ले लिया, इस तरह की चीजें, जितने भी इनपुट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर ली। अब आप एक चीज रियलाइज करो, मान लो आपने किसी चीज को ना इनपुट को कम करते हुए ज्यादा आउटपुट लेकर आना है, तो वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू। मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये ना एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, राइट। अब हो सकता है एक किसान यहां पर अपना अच्छा खासा इनपुट दे रहा है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा अपने खुद हाथों से काम कर रहा है, तो यहां पर उसको शायद आउटपुट कम आएगा। पर हो क्या सकता है, वो कुछ टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज कर ले, मान लो ट्रैक्टर यूज कर लिए, अच्छे सीड्स यूज कर लिए, अच्छा कोई इनोवेटिव चीज यूज कर ली, उससे क्या होगा, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का पॉइंट क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, आपकी कितनी ज्यादा इनोवेशन है, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि यूएस में जो किसान है वो इंडियन किसान से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा यील्ड निकाल लेता है। वो क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है। इसी तरह से बहुत सारे और फैक्टर्स भी बन जाते हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं। आपकी लेबर की क्वालिटी कैसी है, कितने स्किल्स हैं,
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, क्या रोड से लेकर हर जगह तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या नहीं है, क्या आपको फॉर्मल सोर्सेज से फाइनेंस मिल जाता है या नहीं मिलता, क्या आपको इनपुट्स के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेटर हेल्थ केयर होगा, तो हमारी लेबर फोर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएगी। देखो आप खुद रियलाइज करो कि अगर मान लो आपके पास अच्छे स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पर ऑन द अदर हैंड एक पर्सन जिसके पास स्किल नहीं है तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, अनस्किल्ड काम करना पड़ेगा, और अनस्किल्ड काम करने के क्या वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, इनोवेशन हो गया, कितना एफडीआई वगैरह आ रहा है, बाहर के साथ कितना लिंकेज है, ग्लोबलाइजेशन किस लेवल की है, ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो प्रोडक्टिविटी के ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। पहला तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। अब देखो इकोनॉमी का ना, मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स का ना मीनिंग यही है कि आपके पास बेसिकली रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, पर उसके बेसिस के ऊपर आपको जो डिमांड्स हैं जो कि अनलिमिटेड है उनको मीट करना पड़ता है। तो वहां पर प्रोडक्टिविटी हेल्प कर सकती है बेसिकली इन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के अंदर। अब इंडिया के अंदर आप नोटिस करो, इंडिया के अंदर लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है ना, बट रिसोर्सेज उसके कंपैरिजन में काफी कम है। अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा पाएगा तो क्या पॉपुलेशन की डिमांड, पॉपुलेशन की नीड्स मीट हो पाएंगी? आंसर इज नो, नहीं हो पाएंगी। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, ये इस तरह से अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, तो प्रोडक्टिविटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। उसके साथ ही आप नोटिस करो प्रोडक्टिविटी ना हर पर्टिकुलर पर्सन को इंपैक्ट करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो बिजनेस की। अब देखो बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अब ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएगा? तभी कर पाएगा ना जब रिसोर्सेज कम यूज होंगे और आउटपुट ज्यादा आएगा, ठीक है ना। मान लो कम लोगों को यूज करते हुए आपने अच्छा खासा आउटपुट निकाल दिया, तो बिजनेसमैन के भी तो ज्यादा पैसा बचेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। उसी तरह से जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी कैसे होंगे? स्किल्ड होंगे ना। अगर स्किल्ड होंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन स्किल्ड वर्कर को ज्यादा क्या मिलेगा? इनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ये ज्यादा वेजेस इनको अच्छी खासी मिलेंगी, तो इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। उसी के साथ जब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट की, तो सरकार को भी बेनिफिट होगा। देखो लोग अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा? उनकी ज्यादा सैलरी होगी, वो ज्यादा सैलरी करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसके बेसिस पे क्या होगा? गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देंगे, और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट उनको अच्छी जगह पे स्पेंड कर पाएगी। तो कहने का पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। उसी तरह से आप नोटिस करो, हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं ना कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के पास कम हो रहे हैं। तो अगर इंडिया को अपने फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट करने हैं तो इसका एक तरीका क्या है? हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। हमारे प्रोडक्ट यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, हर जगह जाके बिके, हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो। अगर आप एक बात रियलाइज करो, अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, ओवरऑल क्या होगा? उनकी डिमांड दूसरी जगह बढ़ेगी, तो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी हम एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बाकी इसके साथ ही देखो हम पॉलिसी भी अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से हमारे पास डेटा है, कितने स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, इनको कैसे लेके आना है अनस्किल्ड को स्किल्ड के अंदर, ये सारी चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वैल्यू चेन के अंदर हम एक अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आप जानते हो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं 2030 तक। इसमें से बहुत सारे एसडीजी गोल्स ऐसे हैं जो हम अचीव कर पाएंगे अगर हमने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल नो पॉवर्टी, ठीक है ना, एसडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी है, ठीक है। जीरो हंगर एसडीजी 2, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीजें अगर हमने वर्क करनी है तो प्रोडक्टिविटी हेल्प कर सकती है। उसी तरह से एसडीजी 10 क्या है? इनइक्वालिटी को कम करना। हम डिस्कस करते रहते हैं ना कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से कितनी ज्यादा इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है। अगर आप खुद रियलाइज करो, अगर लोग स्किल्ड हो जाएंगे, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, उनकी अच्छी सैलरीज होंगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इनइक्वालिटी को कम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। पर इंडिया में आप जानते हो, देखो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम है। अब इसके कारण क्या है सर? इसके कारण सबसे पहला यही है कि इंडिया में ना स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। अगर आप एक बार नोटिस करो, देखो आप लोग में से ना बहुत सारे लोग, आई एम वेरी श्योर, कुछ ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है ना। अब देखो आप नोटिस करो कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है वर्सेस जो हमारी इंडस्ट्री के लिए स्किल्स चाहिए वो पढ़ाए ही नहीं जाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडस्ट्री आजकल किस तरफ मूव कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, बिग डेटा की तरफ, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ। क्या ये आज के कॉलेजेस के अंदर हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है? हार्डली कोई एक आधा कोर्स होगा, बट अदरवाइज जनरली कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। अब देखो अगर हमारा जो इंडस्ट्री है
इंडस्ट्री और साथ ही साथ हमारा जो एकेडमिया है, इनके बीच में प्रॉपर लिंकेज नहीं होगा तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको कभी प्रॉपर स्किल्स नहीं मिल पाएंगे एंड वो अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से देखो हमारे यहाँ पे ना वोकेशनल एजुकेशन की आज भी कमी है कि ऐसी एजुकेशन जिसके बेसिस पे आप स्किल्स सीखो एंड फिर कहीं ना कहीं जॉब्स कर पाओ, तो वो इशू हो गया। ठीक है, स्किलिंग हम इंप्रूव कर नहीं रहे, ठीक है, लोगों को स्किल देने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे, राइट। तो हमने कोशिश जरूर की है, उसके बेसिस पे हमने थोड़ा वर्क जरूर किया है, बट अभी स्किल गैप्स काफी ज्यादा है। ऊपर से आप एक चीज रियलाइज करो, इंडिया में ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 90% से भी ज्यादा इंडिया में वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसके अंदर आप जानते हो यहाँ पे थोड़ी पैसे की कमी होती है, ठीक है ना, वहां पे इतना ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि प्रोडक्टिविटी एक ना उनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर उतना फोकस इनका नहीं रहता, वर्कर स्किल्स करने के ऊपर फोकस नहीं रहता, तो इस वजह से होता क्या है, इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही देखो, ठीक है ना, ऑटोमेशन हो गया या फिर इस तरह के इश्यूज भी हमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो एक मुद्दा ये भी है कि हमारे पास ना डेटा की ही अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो अगर आपको कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी है ना, तो पॉलिसी तभी बन पाएगी जब हमारे पास उसके पास प्रॉपर डेटा होगा कि अच्छा इतने लोग अनस्किल्ड हैं, इतने लोगों के साथ ये दिक्कतें हैं, उनको तभी हम सॉल्व कर पाएंगे ना, अगर हमें पता होगा कि हाँ इश्यूज कितने % लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं होगा इंडस्ट्री वाइज, तो क्या हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी लो प्रोडक्टिविटी के पीछे का कारण बन जाती है। बाकी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी नहीं है विच हैम्पर द इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो देखो ये सारे ना नेगेटिव कॉजेज हो सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। देखो क्या हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, वेजेस कम हो जाएंगी, वर्क फोर्स को अच्छे से हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हमारा ना इसमें रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब सर ये रिपल इफेक्ट क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपने किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको स्किल कर दिया, तब क्या होगा, वो अच्छी जॉब्स में जा पाएगा, अच्छी कमाई करेगा, अच्छी इनकम होगी, उसकी फैमिली अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएगी, अच्छी हेल्थ केयर एंजॉय करेगी एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हमारी इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो यहां पर आपने नोटिस किया एक चीज का इंपैक्ट ना इस तरह से बहुत सेक्टर्स के ऊपर पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, तो इसी को बोल देते हैं रिपल इफेक्ट। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है ना, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह नहीं जाता, हर पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही देखो अनइक्वल ग्रोथ हो सकता है कि मान लो कुछ सेक्टर जहां पे लोगों की स्किल, लोगों की ना क्या होता है, इनकी इनकम बढ़ती रहती है, अनस्किल्ड वालों की ग्रोथ होती ही नहीं है। तो फॉलिंग प्रोडक्टिविटी के ये सारे नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सर अगर इतने सारे इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया है या नहीं किया? द आंसर इज यस, बिल्कुल बहुत सारी चीजें करी हैं। आप स्किल इंडिया मिशन के बारे में जानते हो ना, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, ये सारे जो अलग अलग मिशन है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कोशिश कर रहे हैं, आपके स्किल्स बढ़े, आपको नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि देश की इकोनॉमी की ग्रो हो पाए। ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। बाकी देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी एक मेजर कंपोनेंट प्ले करता है प्रोडक्टिविटी के अंदर। मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर आपने इंडिया की ना लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में आप जानते हो, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो नियरली 14% ऑफ जीडीपी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। दरअसल में होता क्या है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी खराब हो जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ये कॉस्ट 7-8% के आसपास कहीं ना कहीं लाई करती है। तो इससे क्या होता है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। देखो अगर आप खुद सोचो, अगर आपने कोई चीज बना भी दी पर उसको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, उसको पैकेजिंग करने के अंदर, ठीक है, उसका स्टोरेज के अंदर, उसको किस तरह से आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, ये सारे इश्यूज इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक है ना। उसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है एंड हम उन चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान है, दैट इज पीएम गति शक्ति। अब सर पीएम गति शक्ति क्या है? देखो पीएम गति शक्ति ना नेशनल प्लान है हमारा फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। देखो आप एक चीज रियलाइज करो, हमारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना, वो अलग अलग तरह से काम करती हैं। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, हमारी रेलवे मिनिस्ट्री थोड़े अलग काम अकेले काम कर रही है, रोडवेज हो सकता है अलग काम कर रही हो। आपस में ना कोऑर्डिनेशन की कमी है, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी है और इस वजह से होता क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ढंग से नहीं हो पाते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो यहां से ना एक सड़क गुजरनी है, तो रोड मिनिस्ट्री पता क्या करेगी, यहां पे सड़क को आके बना देगी। फिर कल को हो सकता है कि दूसरी मिनिस्ट्री आए, बोले कि नहीं यार यहाँ पे तो हमें गैस पाइपलाइन डालनी है, वो क्या करेगी, इस सड़क को तोड़ के वहां पे गैस पाइपलाइन डालेगी। फिर वापस से रोड बनी, फिर वापस से तीसरी मिनिस्ट्री आएगी, बोलेगी कि नहीं हमें तो
यहाँ पर ना सीवरेज की पाइप डालनी है या कुछ भी इस तरह की, तो वापस से सड़क को तोड़ा जाएगा। तो ये दिक्कत आ क्यों रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि ये रही मिनिस्ट्री 1, ये रही मिनिस्ट्री 2, ये रही मिनिस्ट्री 3, ये तीनों साइलोज में काम कर रही है अलग अलग, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ढंग से किया जाए, ये मिनिस्ट्रीज आपस में हर जगह कोऑर्डिनेशन के साथ करी जाए, तो डेफिनेटली ये लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कम होगी और ओवरऑल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, जहां पर बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल सकती है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। और यही प्लान है क्या? पीएम गति शक्ति का। अब इसके अंदर ही ना एक प्लान होता था एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यहां पर ये दरअसल में ना 110 लाख करोड़ हम कोशिश कर रहे थे कि यहां पर इतना पैसा स्पेंड करेंगे आने वाले सालों के अंदर, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाएं, आपस में एक तरह की स्टैंडर्डाइजेशन हो, क्लियरेंसेस में जो दिक्कत आती है वो सारी चीजें ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज को हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स और बेहतर हो पाए, ताकि इंडिया के जो 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्रिएट हो पाए। अब ये जो एनआईपी है ना, इसको पीएम शक्ति के अंदर ही, पीएम गति शक्ति के अंदर ही बेसिकली सबस्यूम कर दिया गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कैसे आपस में अलग अलग सेक्टर में बेसिकली क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, यहां पर इन सभी चीजों की बात हुई है। इसी तरह से जो भी कुछ डेटा में चेंजेस आए वो रियल टाइम अपडेट्स अपने आप मिलते रहे, तो वो भी यहां पर हमने टेक केयर किया है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये भी चीजें हों। उसी तरह से आप जानते हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करी गई है। बेसिकली मान लीजिए अगर कोई सामान एक जगह से रेलवेज के थ्रू जाना है, तो पता दिक्कत क्या आती है? हमारे ट्रैक सेम है। सर कौन से ट्रैक्स? बेसिकली जो रेलवेज के ट्रैक होते हैं ना, तो वो जो ट्रैक है ना, वहां पर पैसेंजर गाड़ियां भी उसी ट्रैक से निकलती हैं और जो माल गाड़ी है वो भी सेम ट्रैक से निकलती है। अब इससे दिक्कत पता क्या आती है? जो माल गाड़ी है ना वो काफी डिले हो जाती है। अगर मान लो किसी स्टेशन के ऊपर ना कोई पैसेंजर गाड़ी रुकी हुई है, तो पैसेंजर गाड़ी को एक तरह से मान लीजिए प्रेफरेंस दी जाती है और बोला जाता है कि माल गाड़ी वालों को रोक दिया जाता है कि ये बाद में जाएगी। उससे क्या होता है? मान लो कोई जो माल गाड़ी है उसको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो जितने टाइम में वो एक्चुअल में पहुंच सकती थी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे होता क्या है? हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या यूज किया गया है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहां पर क्या होगा कि फ्रेट के लिए बेसिकली मालगाड़ी के लिए एक अलग से हमारा सेक्शन होगा कि वहां पर बिना रुके हुए वो गाड़ी चलती रहेगी। इससे होगा क्या? आसानी से पहुंच पाएगी कम टाइम के अंदर। ये सारी चीजें बेनिफिट कर सकती हैं हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ऊपर से हमारी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी हमने बहुत सारी कोशिश की है एग्रीकल्चर के अंदर एंड बाकी सभी जगह भी, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। इसी तरह से जो भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो बैरियर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, यहां पर भी हमने कोशिश करी है। आप जानते हो सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन को कैसे दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करें, बेहतर ढंग से उसको यूज करें, ये बातें यहां पर करी जा रही हैं, ठीक है। ऊपर से आप एक चीज नोटिस करो, हम क्या कोशिश कर रहे हैं ना कि कंपनीज बड़ी बने। मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल समझो। मान लो ना आपको एक शर्ट बनानी है, तो आप बोलोगे कि सर अच्छा एक शर्ट बनानी है, तो एक शर्ट बनाने के लिए हो सकता है 500 रुपए लगे। पर अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आपको 5 लाख शर्ट बनानी है, तो यहां पर पता क्या होता है, आपका बहुत ही स्केल के ऊपर, बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर आपको चीजें प्रोड्यूस करनी होती हैं। तो जैसे ही ना कोई चीज बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको यूज करनी होती है या प्रोड्यूस करनी होती है, तो उसकी क्या होता है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफी नीचे आ जाती है। आई बात समझ में? अब मान लो अगर आपको एक शर्ट बनानी थी तो 500 रुपए लग रहे थे, पर अगर आप 5 लाख शर्ट बनाओगे तो क्या तब भी आपको 500 रुपया ही हर शर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग लगेंगे? नहीं, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो इतने सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग लग गई ना। तो इस वजह से होगा क्या, पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। तो इस वजह से होगा अगर हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं छोटी कंपनीज के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? तो हमारी गवर्नमेंट भी इनकरेज कर रही है कि बड़ी कंपनीज हों, ताकि वो कम सस्ते दामों के अंदर चीजों को प्रोड्यूस कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़े। उसके अलावा ट्रेनिंग को भी हम बढ़ाएं, ठीक है ना, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएं रूरल एरियाज के अंदर भी, ताकि उनके अंदर भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, अगर हम देखो हर जगह पे आजकल बात कर रहे हैं ई की, इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से यूज हो, ठीक है, तो आईसीटी का कैसे यूज करना है, कंप्यूटर्स का कैसे यूज करना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी एफडीआई को हम नए नए सेक्टर्स के अंदर आप जानते हो इंप्रूव करते जा रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने किया ना। तो इस तरह से हम हर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एफडीआई को इनकरेज कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बाकी लास्टली हमें अपने स्किल्स हो गया, अपनी हेल्थ केयर हो गया, अपने एजुकेशन हो गया, इनके ऊपर डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर कि हमारी प्रोडक्टिविटी इसी तरह से आने वाले टाइम्स के अंदर अच्छे से बढ़ती रहे। आई बात समझ में? तो ये था पूरा होलिस्टिक हमने डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट था, 2022 में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए थोड़ा मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि अगर आगे फ्यूचर के अंदर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसमें कुछ गड़बड़ ना करो। ठीक है जी, ओके।
चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो क्या है स्लम रीडेवलपमेंट इन इंडिया, एंड इसको आप जीएस पेपर 1 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला भी ना स्लम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने मेंस के अंदर पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझना, मैं पूरा होलिस्टिक डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। देखो अभी अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि दरअसल में ना जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने धारावी आप सभी जानते हो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, उनको धारावी का जो स्लम को रीडेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक तरह से बोल दिया कि हाँ मंजूरी दे दी गई है। अब देखो जब हम बात करते हैं स्लम्स की, तो जब हम स्लम्स के साथ ना अर्बनाइजेशन बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप देख लो, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, ठीक है, मुंबई का तो मैंने आपको बता ही दिया धारावी, ठीक है। उसी तरह से आपको हैदराबाद के अंदर भी स्लम्स देखने को मिल जाती हैं, बैंगलोर के अंदर भी। तो ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ना उसके साथ बहुत ही क्लोज लिंकेज है स्लम्स का। और स्लम्स में देखो फिर दिक्कतें अलग अलग आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, हमारा अर्बनाइजेशन प्रॉपर ढंग से हम नहीं कर पा रहे, इसको क्या बोलते हैं अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। बाकी देखो लोगों को ऐसा लगता है कि देखो अर्बन एरियाज के अंदर अपॉर्चुनिटीज शायद ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो गाँव से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ तो जाते हैं, पर वहां पर उनको इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो बियर करनी पड़ती है, वहां पर खर्चा भी तो होता है। तो डेफिनेटली अगर खर्चे को कम करना है तो वो कैसे हो पाएगा, वो होता है स्लम्स के थ्रू। तो स्लम्स का डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं अनचेक्ड माइग्रेशन। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं ना स्लम्स की, तो स्लम्स में ना बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना आप अगर नोटिस करो तो बहुत छोटे छोटे एरियाज में घर होते हैं। अब इन छोटे छोटे एरियाज में घर होंगे तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज है, प्रॉपर सैनिटेशन हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, क्या प्रॉपर ये चीज़ें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। और इंडिया में ना अगर आपने नोटिस किया होगा तो एज पर सेंसस 2011 नियरली जो 1/3 पॉपुलेशन है हमारी अर्बन एरियाज में मिलती है, मतलब 31% के आसपास है कहीं ना कहीं सेंसस 2011 के अराउंड। तो बट इसके बाद से ना हमने कंटिन्यूसली देखा है कि अर्बनाइजेशन में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। अगर हमें देखो आने वाले टाइम्स के अंदर जो इश्यूज हमें फेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ना यूएन हैबिटेट की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 2035 तक नियरली 43% जो हमारी होगा इंडिया वो अर्बन एरियाज में होगा। तो काफ़ी तेज़ी से इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो हमें ये जो इश्यूज रेज होते हैं स्लम्स के रिगार्डिंग, इनको टैकल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी हम इसके रिगार्डिंग वर्क कर पाएंगे। जब मैं देखो बात कर रहा था यूएन हैबिटेट की, बेसिकली यूएन हैबिटेट क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का ना एक ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना, कि किस तरह से हमारे जो अलग अलग टाउन्स हैं, अलग अलग हमारी जो सिटीज़ हैं, वो किस तरह से सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल के सेंस में सर सोशली भी एंड साथ ही साथ इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली भी। ये कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ बनाई जा सकती हैं जहां पर शेल्टर फॉर ऑल की बात हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात करी गई हैं। बट इन दी एंड स्लम्स हम बोलते किसको हैं, बेसिकली इस तरह की इनफॉर्मल सेटलमेंट होती हैं जो काफ़ी ओवर क्राउडेड होती हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज में होती हैं, और वहाँ पर जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उनका भी ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे वो सैनिटेशन हो गया, टॉयलेट हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और लिविंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। अब जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कुछ कारण है जिसकी वजह से स्लम्स की इंडिया में ग्रोथ होती है, उनमें सबसे मेजर रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। जो मैं आपके साथ डिस्कस करी थी ना, जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन की मैं बात कर रहा था कि थोड़ी उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं, पर अर्बन एरियाज़ में उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए उतनी जगह नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि लैंड की यहाँ पे शॉर्टेज हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो देखो चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, मुंबई की बात कर लो, यहाँ पर ज़मीनों के जो रेट है ना वो बहुत ही आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा, कई बार आप लोग भी दिल्ली आए होंगे, राइट, या किसी और जगह पे देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं। अब लोगों के पास इतना पैसा तो सबके पास नहीं होता ना कि इतना रेंट पे कर पाएं, तो होता क्या है फिर स्लम्स की तरफ वो बढ़ जाते हैं। ऊपर से देखो ब्लैक मनी जैसी चीज़ें होती हैं, और इससे क्या होता है जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो आर्टिफिशियली काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बाकी इसके साथ ही हमारी लोकल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग भी ना करप्शन देखने को मिलता है। आज ही तो हमने करप्शन की डिस्कशन की ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, स्टार्टिंग मैंने कोर्ट ऑफ द डे के अंदर बताया। तो ये जो करप्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो हमने हमारी गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आती है कि हाँ इनके लिए घर बनाओ, ये सारी चीज़ें, वो घर कभी बन ही नहीं पाते, ठीक है ना, काफ़ी सालों तक डिले रहता है। बाकी कई जगह पे ऐसा भी होता है कि हमारी गवर्नमेंट बेसिकली पॉलिटिकल विल ही नहीं होती, राइट। होता क्या है कि जो लोग होते हैं ना कि बेसिकली कुछ जो
एक तरह का कह लीजिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म हमें देखने को मिल जाता है। जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के फेवर में मिलती हैं और ना कि जो स्लम के अंदर रह रहे हैं उन लोगों के फेवर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीवरेज हो गया, प्रॉपर स्कूल्स हो गया, प्रॉपर हॉस्पिटल हो गया। उससे क्या होता है, फिर अभी जब हमने डिस्कस किया प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी भैया इनकी, पहला आर्टिकल डिस्कस किया ना, प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्किल्स चाहिए। पर क्या स्लम्स के अंदर ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं। ऊपर से ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे घरों में रहना पड़ रहा है एंड अकॉर्डिंगली नेगेटिव इंपैक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा आप नोटिस कीजिए ठीक है ना कि ये जो इतने छोटी जगह में इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां बन रही हैं वो सेफ भी नहीं होती। ठीक है ना, हो सकता है किसी दिन ये अपने आप गिर जाए। ठीक है ना, क्लाइमेट के लिए भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है, राइट। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ना अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो स्लम्स होती हैं यहाँ पर डिजीजेस काफी तेजी से फैलती हैं। आपने अक्सर सुना होगा जैसे मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, यहाँ पर फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो डेफिनेटली डिजीज तो फैलेंगी। अगर आपको याद होगा ना कोविड-19 का टाइम, तब भी हमने यहाँ पे देखने को मिला था। देखो कोविड-19 टाइम के अंदर क्या चाहिए होता है, थोड़ी आइसोलेशन चाहिए होती है, थोड़ा अलग से रहें, थोड़ा अकेले में रहें, राइट। पर क्या ऐसी स्लम्स के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हैं? द आंसर इज नो। तो डिजीजेस की भी यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है। ऊपर से देखो कभी भी इनको वहां से निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अगर वो कहीं रह भी रहे हैं ना तो होता क्या है, कोई इंसान आ जाते हैं, कोई माफिया आ जाते हैं वहां के, वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ से निकलो, हटो, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी एक तरह से ना, जब मान लो कि एक पर्सन था कोई, वो गांव से शहर में आया, अब शहर में आके भी उसको क्या हुआ, स्लम्स में रहना पड़ा, अपनी फैमिली से दूर है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब की, तो हो क्या सकता है, ये पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, अल्कोहलिज्म, शराब वगैरह पीने में स्टार्ट कर सकता है, सोशली अपनी फैमिली से दूर चला गया। ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और एक तरह से होता क्या है, एक साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है ना, एक साइकिल किसका? पॉवर्टी का। इस पॉवर्टी से कभी वो बाहर ही नहीं आ पाता। देखो गरीबी की वजह से क्या हुआ, स्लम्स हुई, स्लम्स की वजह से गरीबी हुई, इस तरह से साइकिल चलता ही जाता है। ऊपर से अगर आपने नोटिस किया होगा ना तो इन पर्टिकुलर स्लम्स के अंदर जो महिलाएं रहती हैं, जो बच्चे रहती हैं, इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। देखो इनका ना, देखो हर किसी की, बच्चों की हो गया, महिलाओं की हो गया, स्पेशल नीड्स होती हैं, स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, राइट। तो वो हेल्थ नीड्स को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा पाता क्योंकि यहाँ पे गरीबी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इनको खराब एनवायरनमेंट के अंदर काम करना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें, कई बार हो सकता है ट्रैफिकिंग जैसी सिचुएशन भी देखने को मिले, ये प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट हो जाते हैं स्लम्स के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी आप नोटिस करो स्लम्स के अंदर क्या है, पॉवर्टी, गरीबी है। तो क्या जब किसी बच्चे को बर्थ होगा, क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल में जाके, जो हम बात करते हैं ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की, कि प्रॉपर टीका लगवाओ, ठीक है, प्रॉपर चेकअप हो, क्या वो करवा पाएंगी? ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं जिसमें ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, बल्कि पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पर यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है। तो बच्चे को जब पैदा करना होगा तो कहाँ होगा, वो घर पर ही हो जाएगा। उससे क्या होता है, कई बार चांसेस रहते हैं बच्चों की डेथ होने की या फिर मदर की डेथ होने की। उससे क्या होगा, हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लम्स। अब सर अगर हम स्लम रीडेवलपमेंट करनी हो तो क्या कुछ इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस भी हैं? द आंसर इज यस। देखो पहला तो है चैलेंज डिमांड साइड की। अगर आप नोटिस करो, अगर आप नोटिस करोगे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पता क्या है कि जितने हमारे घर चाहिए वर्सेस जितने घरों की सप्लाई हो रही है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। नियरली ना 19 मिलियन, मतलब 1,90,00,000 घरों की अर्बन इंडिया के अंदर शॉर्टेज चल रही है। और ज्यादातर इनमें से कौन है? ज्यादातर इनमें से वो लोग हैं जो काफी गरीब हैं, बेसिकली जिनकी मंथली इनकम 25,000 रुपए से कम है, वो वाले हाउस होल्ड की यहाँ पे बात करी जा रही है। इसके अलावा देखो हमारी गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ चुकी हैं कि इनको ना जो लोग अपने घर बनाना चाहते हैं उनको कुछ तरह की सब्सिडी मिले, ठीक है ना, अलग अलग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो उनको आसानी से लोन दे पाए, ये सारी बातें करते हैं। पर ऐसा नोटिस किया गया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो गरीब लोग होते हैं उनको लैंड करने के लिए उतनी तत्पर नहीं रहती, उतना वो नहीं इनको लैंड करना चाहती। क्यों नहीं लैंड करना चाहती? क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ये पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जब हम बात करते हैं डिमांड साइड की। दूसरी तरफ से देखो सप्लाई साइड के भी इश्यूज हैं। अब देखो भैया मुझे एक बात बताओ, हमारी जमीन तो इतनी लिमिटेड ही है ना, लैंड तो इतनी ही है, अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उतनी ही लैंड में उनको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि लैंड कहीं से आसमान से आ जाएगी, नहीं।
तो अगर नोटिस क्या करने वाला है, नोटिस करो अगर आप कि 43% हमारा 2035 तक अर्बन एरियाज में होगा, तो लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, पर लैंड तो लिमिटेड है, तो किस तरह से उसको वर्क कर पाएंगे, तो ये सप्लाई साइड का इशू आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे इश्यूज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही देखो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपने देखो अभी रिसेंट टाइम के अंदर घर बनाया होगा ना, तो आपने जो भी चीज़ें आप देखो घर बनाने के लिए, मान लो आपको सीमेंट चाहिए, आपको बजरी चाहिए, आपको रेता चाहिए, आपको और भी कोई चीज़ चाहिए हो, ठीक है ना, आपको सरिया वगैरह चाहिए होगा, तो उनके जो कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से जिनको जो काम करेंगे उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बेसिकली। तो होता क्या है, घर बनाना ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो ये भी एक इशू रहता है। बाकी अगर आप नोटिस करो, अगर अर्बन एरियाज के अंदर हमें कुछ डेवलपमेंट करनी होती है ना, तो वहां पर अप्रूवल लेना पड़ता है। कुछ अप्रूवल हमें चाहिए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ चाहिए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब ये अप्रूवल लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट मान लो 1 साल में खत्म होना था, उसको खत्म होते होते कई साल ज्यादा लग जाते हैं, तो ये भी एक मेजर इशू आ जाते हैं। ऊपर से आप नोटिस करो लिटिगेशन का मुद्दा, ये सर क्या है, देखो आप एक चीज रियलाइज करो, जैसे फॉर एग्जांपल ना, हम जब भी कहीं पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होनी चाहिए। पर होता क्या है, कई बार ना जब भी कहीं डेवलपमेंट होने वाली होती है, वहां पर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे तो देखो अगर डेवलपमेंट हो जाएगी तो एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये मुद्दा चला जाएगा कहाँ पे भैया, ये मुद्दा चला जाएगा कोर्ट के अंदर। एक बार मुद्दा गया, फिर आप जानते हो क्या, तारीख पे तारीख। जो प्रोजेक्ट सोचा गया था 1-2 साल में कंप्लीट होने का, उसको पता नहीं अब 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये धारावी की हम बात कर रहे थे ना, इसको रीडेवलपमेंट करने की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर एक PIL फाइल कर दी गई है कि माहिम नेशनल पार्क को, नेचर पार्क को, सॉरी नेचुरल नहीं, नेचर पार्क को ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसा भी देखा गया कि अगर कहीं हमने ना डेवलपमेंट कर भी दिया, वहाँ पर घर बना भी दिया, तो जो टेनेंट है वहाँ का, वो आगे किसी और टेनेंट को ये दे देगा घर। हमने देखो कोशिश क्या करी थी, हमने घर इसलिए बनवाए थे ना कि ये जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये वहां से छोड़ के अपने घरों में रहें, ठीक है, जहां पे प्रॉपर घर बनाए गए हैं। पर नोटिस किया गया कि वो अपनी झुग्गी झोपड़ियों को नहीं छोड़ते, जहां पे उनके लिए घर बनाया गया है वो किसी और सब टेनेंट को लैंड कर दिया जाता है। तो जो हमने पॉइंट सोचा था कि हाँ स्लम्स खत्म हो जाएंगी, वो तो खत्म हुई ही नहीं। तो ये इशू भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही देखो एनवायरमेंट कंसर्न्स हो गया, ठीक है ना, कि किस तरह से इन सभी चीज़ों को देखा जाए, तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो सर आने वाले टाइम में हमें करना क्या चाहिए, देखो जो NIU है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अलग अलग सजेशन दिए हुए हैं। देखो हमारी यहाँ पे अप्रोच पता क्या है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हम हर जगह के लिए सेम ही अप्रोच यूज कर रहे हैं, पर हमारी ना लोकल नीड्स को हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जब भी देखो आप एक बात रियलाइज करो, हो सकता है दिल्ली की स्लम्स के अंदर कुछ अलग इशू हो, मुंबई या फिर हैदराबाद की स्लम्स के अंदर कुछ अलग इशूज हो, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, टेलर मेड सोल्यूशन बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लोकल सोल्यूशंस हमें लेकर आने चाहिए, तभी हम इसको वर्क कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो सकता है हम इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो। मैं समझाता हूं, मान लो जैसे आपका ना ये इतनी लैंड है, इतनी जमीन है, इस जमीन के ऊपर आपका कितना बिल्ट अप एरिया हो सकता है, वो चीज डिटरमिन करेगी। जैसे समझने की कोशिश करना, मान लो आपके पास ना कोई 800 स्क्वायर फीट का एक जमीन है। अब इस जमीन के ऊपर कितनी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कितनी फ्लोर्स हो सकती हैं, क्या 2 फ्लोर होनी है, 3 फ्लोर होनी है। मुंबई जैसी सिटीज के अंदर आपको 20-20 फ्लोर्स या उससे ज्यादा फ्लोर्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें लोकल सोल्यूशंस के ऊपर निर्भर करनी चाहिए ना। हो सकता है दिल्ली में जो घर बने वो 3 या 4 फ्लोर के बने, मुंबई के अंदर कुछ अलग तरह से बने। तो इस तरह की चीजें भी, ये जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, क्या वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, क्या वो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके हिसाब से ये हमारे फैक्टर्स हमें टेक इन करने पड़ेंगे, तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि लोकल कंडीशंस को ज्यादा ध्यान में देना पड़ेगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिगार्डिंग अच्छे से काम कर पाएगी। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एक तरह का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो भी हमें इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्लम्स के रिगार्डिंग, उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएं। इसके अलावा मैंने जो आपके साथ बात करी थी कि इनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो वहां पर भी ना हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इनको हम अच्छे से घर प्रोवाइड कर पाएं, ठीक है ना। अगर किसी को थोड़ी सब्सिडी चाहिए तो सब्सिडी प्रोवाइड करी जा पाए। ये जो बात करी थी हमने सब लेटिंग की, ठीक है, जब बेसिकली एक टेनेंट ने
आगे किसी सब टेनेंट को अपना घर दे दिया, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जो प्रॉपर लॉज हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे जो सारे के सारे हमने मुद्दे देखे रिगार्डिंग इश्यूज रिगार्डिंग स्लम डेवलपमेंट, उनको हम टैकल कर पाएं। बाकी माइक्रो फाइनेंस भी एक इफेक्टिव माध्यम हो सकता है। तो एक तरह से अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए डेफिनेटली, पर वो ना अनप्लैंड अर्बनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। और इसको हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखो नो पॉवर्टी वाला, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये डिफरेंट जो एसडीजी गोल्स हैं हम डेफिनेटली उनको अचीव कर सकते हैं। जो स्लम्स के रिगार्डिंग सारे इश्यूज आते हैं उनको भी हम अच्छे से टैकल किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। देखिए हमारा जो तीसरा मुद्दा है वो है द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेज, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कीजिए। देखो बट आई थिंक ना आज का जो हमारा एडिटोरियल है काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एंड प्लस मुझे किसी अर्जेंट काम की वजह से कहीं जाना भी पड़ रहा है। तो व्हाट विल डू इज कि इसको मैं कल टेक अप कर लूँगा आप सभी के साथ, ठीक है। तो कल के जो एडिटोरियल्स होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, एंड साथ ही साथ मैं ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी आपके साथ कल ही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको सारे मुद्दे अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।